माय स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका जो है सेक्शन बी शुरू हो गया है और इसका ये एक सब सेक्शन 1 है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स के लिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिसमें आपके 3 जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, और एक आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, और जो समुद्र है, समुद्र का जो जल है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो और आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, इस प्रकार के प्रश्न भी आप एग्ज़ाम में तैयार करके ज़रूर जाएं। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने इसकी आपके लिए शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार किए हैं इस प्रश्न के जवाब के लिए, बाकी सभी के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जब आसमान में जो तारे होते हैं ना, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। कौन सी घटना के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन की घटना आप जानते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस घटना को हम अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब ये टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं भाई, क्योंकि जब तारों का प्रकाश, ठीक है, तारों से शुरू होगा प्रकाश, अब वो वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से गुजरेगा। ठीक है, गुजरता है। ठीक है, तो वायु के विभिन्न अब जो परत हैं, सबका जो घनत्व है, डेंसिटी है, डिफरेंट है, सबका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब वो भिन्न भिन्न परतों से गुजरेगा तो बाबू बार बार मुड़ता है। ठीक है, बार बार वो मुड़ेगा अपवर्तन की घटना के दौरान। ठीक है, जिस कारण तारों की चमक कभी तो मंदी होती है, कभी तेज होती है। ठीक है, जिससे ठीक है, जिसे हम टिमटिमाहट बोलते हैं। तारों की जो चमक है भाई, कभी मंदी होगी कभी तेज होगी, तो वो हमारे आंखों में भी इस प्रकार ही दर्शाई हुई हमें महसूस होती है। ठीक है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविक घटना है ये। ठीक है, तो हमें कैसा लगता है बच्चों, जब उनकी टिमटिमाहट जो है, तारों के जब प्रकाश कम और ज़्यादा होता है तो वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, अर्थात टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की घटना थी ये। ओके, तो अब ये वाली एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बाबू, वो है आपका कि अपवर्तन के आपको नियम लिखने हैं। ये आपका 2 मार्क्स में है। ठीक है, तो दोनों नियम ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, एक तो देखो आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण जो आती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से चल के आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। और अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, जब दूसरे माध्यम में टकराकर अपवर्तन की घटना होती है तो जो किरण निकलती हैं उन्हें हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट नियम तो आपका ये है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये है आपका। नंबर 2 क्या है, ये आपका किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, जैसे कि आपका जल और कांच हो गया, वायु और कांच हो गया। ठीक है, वायु और जल हो गया, तो 2 माध्यमों के लिए आपका ये नियम है। और प्रकाश के एक रंग के लिए। ठीक है, तो कैसे, आपतन कोण। ठीक है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है ना कोण, उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। तो उसकी जो जया है साइन आई। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया, जो अपवर्तित किरण होती है और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो इसकी जया साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसको हम साइंटिफिक वे में हमने ऐसे प्रदर्शित किया, साइन आई बटा साइन आर। अनुपात को ऐसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में इस प्रकार लिख लिया, इज इक्वल टू नियतांक। बच्चों, अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हो सके कि आपको 2026 में भी देखने को मिल जाए। अपवर्तन के नहीं तो परावर्तन को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ओके, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा कि साथ साथ आप नोट ही करते रहें, क्योंकि ये वाले जो नोट्स हैं मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों, देखिए, आँखों की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न की हम व्याख्या देखेंगे, इस प्रश्न का हम हल देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आँखों की समंजन क्षमता, तो मेरे प्यारे बच्चों, आँखों की समंजन क्षमता से तात्पर्य आँखों में उपयुक्त लेंस। देखिए, इस पे एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए मैंने देखा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि आँखों की समंजन क्षमता होती क्या है। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स,
तो आँखों में उपयुक्त लेंस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे आँखों में जो एक्चुअली लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो हमारे आँखों में जो लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, जी हाँ, उत्तल लेंस हमारी आँखों में होता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप अच्छे से नोट डाल के, ठीक है, साइड में अच्छे से उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमेशा के लिए याद रखिएगा अपने एग्ज़ाम में ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों लेंस की समंजन क्षमता वो क्षमता होती है जिससे वह पास की या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा समायोजित करता है। ठीक है, लेंस का काम होता है। और लेंस को जो गाइड करती हैं वो कौन सी हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, वो मांसपेशियाँ होती हैं हमारी ये होती हैं हमारी, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों लेंस को ज़रूरत कैसे पड़ती है कि वो फोकस दूरी को कम ज़्यादा कैसे करता है, तो देखिए मैंने इसके लिए पॉइंट बनाए हैं। तो जब हमें पास की वस्तुएं देखनी होती हैं, ठीक है, तो ये मैसेज पहुंचता है हमारे माइंड को। ठीक है, माइंड जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं वो करते हैं आईज़ को, ठीक है, आँखों को। तो अब आँख में कैसे कैसे काम होता है कि जो हमारी आँखों की सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं वो लेंस को मोटा कर देती हैं पास की वस्तु देखने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अब पास की वस्तु को देखने के लिए मोटा कर देंगी। अब मोटा कर देती है अब लेंस को, तो अब काम शुरू होता है लेंस का। तो लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को कम कर देता है। ध्यान रखना, अगर लेंस मोटा हो रहा है तो फोकस दूरी कम होगी। ठीक है, फोकस दूरी कम होगी तो हमें पास की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ जाएंगी। तत्पश्चात हमें वस्तुएं जो होती हैं हमारी पास की वो हमें स्पष्ट नज़र आती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात आपको समझ में, ध्यान रखिएगा। अगर पास की वस्तु में देखनी है तो लेंस मोटा होगा, किसके द्वारा होगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, और लेंस का काम करेगा फोकस दूरी को कम कर देगा क्योंकि उसे पास की वस्तु देखनी है। ठीक है, पास की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी कम होती है, दूर की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से ये जो लेंस की क्षमता होती है यही समंजन क्षमता होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी प्रकार दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो मांसपेशियाँ हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ, अब वो लेंस को पतला कर देंगी। ठीक है, अब काम शुरू होता है लेंस का। अब वो पतला हो चुका है ना, तो वो फोकस दूरी को बढ़ा देगा। ठीक है, ज़्यादा कर देगा क्योंकि उसे दूर की वस्तु देखनी है। ठीक है, तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता रहता है। ये लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों, यही आपकी समंजन क्षमता होती है, आँखों के लेंस की समंजन क्षमता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट जो है वो आपका न्यूमेरिकल है। देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करनी है आपको। ठीक है, तो आपकी फोकस दूरी कितनी है लेंस की, 50 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इसमें निकालनी है लेंस की क्षमता। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो हमें गिवन है, ठीक है, वो मैंने नोट कर लिया। तो वो है आपका F इज टू फोकस दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर। पी को जो बोलते हैं हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, अब इसमें जो रिलेशन होता है लेंस की क्षमता में और फोकस दूरी होता है P इज इक्वल टू 1/f। ये मीटर में होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे 100 के मल्टीप्लाई करके। तो P इज इक्वल टू 100/f जो होता है वो सेंटीमीटर के लिए होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, बस एक फोकस दूरी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये है आपकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 51 जा 50, 52 जा 100। तो P आपका आ गया 2 डायोप्टर। डायोप्टर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों मेरे वो जो वैल्यू है आपकी लेंस की क्षमता जो है आपकी, जो आपसे पूछी गई है, उसका आंसर आ गया 2 डायोप्टर। दिस इज आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब है आपका ओम का नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की पूरी का देखें तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार किसी ना किसी फॉर्म में बदल बदल के पूछ ही लिया जाता है। सूत्र सहित आपको स्पष्ट रूप से ये समझाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका भी मैंने नोट्स आपको बनाया हुआ है क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा ये जो है वीडियो वाइड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाहती हूँ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, इसलिए मैंने पहले नोट्स आपको प्रिपेयर कर लिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ओम के नियम अनुसार ओम ने क्या कहा था, क्या बताया था चालक तार के बारे में, पूरे परिपथ के बारे में, कैसे कैसे सूत्र का ये निगमन हुआ, कैसे कैसे बने, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए यदि कोई हमारा परिपथ है, सर्किट, ठीक है, उसके कोई चालक की, ठीक है, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ये भौतिक अवस्थाएं बच्चों होती क्या क्या है, जैसे कि आपका ताप यानी कि टेम्परेचर हो गया, दाब प्रेशर हो गया। ठीक है, ये अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब जो ना बदले,
ठीक है, अर्थात समान रहें। ठीक है, अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब समान रहे तो क्या होता है बच्चों, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है, ठीक है, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो करंट बन रहा है, ठीक है, उसके क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का साइन ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, V फॉर विभवांतर हो गया आपका, और I जो है आपका इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि विद्युत धारा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है अनुक्रमानुपाती का, अगर धारा बढ़ती है तो वोल्टेज भी यानी आपका विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर आपकी धारा घटती है तो विभवांतर भी आपका घटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए। तो ये लिखा। अब जैसे ही अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है तो वैसे ही हमारा एक नियतांक R आ जाता है। ठीक है, R की एंट्री यहाँ पे हो जाती है और ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अब ये जो उन्होंने ओम ने बताया कि जो V और I का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, जो जिसको हम R बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, R बोल देंगे तो R ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका प्रतिरोध है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, VIR किसी की भी वो पूछ सकता है कि यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आपको सभी की याद रखनी है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, V क्या है आपका एक विभवांतर है और विभवांतर की यूनिट मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट है। ठीक है, I क्या है आपका विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिकल करंट है, जिसकी जो यूनिट है, जिसकी जो मात्रक है वो क्या है बच्चों, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ने अपने ही नाम पर विद्युत धारा की जो यूनिट है उसको एम्पियर नाम दिया। ठीक है, R जो आपका नियतांक था ओम के नियम अनुसार, यही आपका प्रतिरोध है जो कि धारा को बनने से, ठीक है, रोकता है। ठीक है, धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करने वाला जो ये है इसे बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है ओम। तो बच्चों यहाँ पे हम 3 तरीके से इस फॉर्मूले को हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे हो गए, ये कहाँ से आ गए, कैसे बने। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मैंने R को यहीं पे रोक के रखा, I को इसके नीचे भेज दिया, तो एक फॉर्मूला नया तैयार हो गया आपका R का प्रतिरोध निकालने के लिए V अपॉन आई। ठीक है, बाई चांस आपसे प्रतिरोध पूछा जाए और V और I की वैल्यू दी जाए तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आप सॉल्व करके आपका प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। वहीं आपको अगर इलेक्ट्रिकल करंट पूछ ले इसी क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड, वो वोल्टेज दे देगा आपको, ठीक है, और प्रतिरोध दे देगा। ठीक है, दोनों को रख के यहाँ पर और सॉल्व करके आप I यानी कि विद्युत धारा आप निकाल सकते हैं। जो भी निकालेंगे उसका मात्रक आप अवश्य दें, अर्थात उसकी यूनिट को आप अच्छे से मेंशन करें, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यूनिट्स। ठीक है, मतलब यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका विद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, श्रेणी क्रम में हम कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में संयोजन हम देखेंगे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार समायोजित किया जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक प्रतिरोध है, ठीक है, उसका अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, जोड़ दिया। अभी दूसरा प्रतिरोध जो है इसका अब इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ठीक है, जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, इस तरीके से समायोजित करके प्रतिरोधों को कि पहला वाला प्रतिरोध उसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से, ठीक है, फिर उस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से समायोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या होता है, एक सेल, ठीक है, E से जिसका विभवांतर V है से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ करके E वोल्टेज वाले विभवांतर जिसका वोल्टेज जो है आपका V है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, डायग्राम आपका देखो बच्चों, ये मैंने बनाया है, ये रहा R1। देखो, इस वाले प्रतिरोध का ये वाला सिरा अगले वाले प्रतिरोध के इस वाले सिरे से, इस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध R1 R2 R3 है, वोल्टेज V1 V2 V3 है। ठीक है, E हमारा कोई शैल है और इसका विभवांतर V है। तो इस प्रकार ये सर्किट जो है समायोजित कर दिया जाता है। तो बच्चों अब देखिए, ओम के नियम अनुसार V1 बराबर I R1। ठीक है, I जो है बच्चों वो समान रहती है, वो बढ़ती नहीं है, वो सारे विभवांतर पे समान धारा जो है प्रवाहित होती है, समान धारा बनती है, सेम करंट बनता है। ठीक है, इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3।
अब जब कुल विभवांतर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v एज इट इज़, v1 की वैल्यू रखी, v2 की वैल्यू रखी, v3 की वैल्यू रखी, ठीक है। सब में आई जो है वो कॉमन है आपका, तो कॉमन निकाल लिया। ऐसे क्या बचेगा आपका r1 प्लस r2 प्लस r3। ओके, ये समीकरण नंबर मैंने 2 मान ली। अब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि परिपथ में कोई ऐसा प्रतिरोध है जो विभवांतर के सिरों के बीच जो बनने वाली धारा है उसको बनने में सहायता करता है, उसके बनने में सहायक होता है उसके बनने में, ठीक है। यह प्रतिरोध R तुल्य प्रतिरोधों के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि तुल्य प्रतिरोध R के बराबर वो होता है। तो V बराबर IR हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओम के नियम अनुसार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब V के इस मान को आप समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने V बराबर IR यहाँ पे रखा, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रही, तो I से I बच्चों कैंसिल आउट हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आपका बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज़, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर रेसिस्टेंस। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जो बनता है मेरे प्यारे बाबू श्रेणी क्रम में, उसके लिए सूत्र ये बनता है। अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समायोजित हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। या आई जस्ट होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम में आपके समायोजित हैं, सब पर v1 v2 v3 r1 r2 r3, और सभी को हमने इस प्रकार ऐड करके, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, ठीक है। यहाँ पे हम कुल विभवांतर निकालते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 v2 v3 की ये वैल्यूज़ रखते हैं। यहाँ पे i कॉमन आ गया, r1 प्लस r2 प्लस r3 आपके पास बचा, और यहाँ पे आपका v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड देन i से i कैंसिल विद द लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। और i जब आपका कट जाता है आपके पास बचता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। यही आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। इस प्रश्न को मैं आपको मॉडल से ही समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है वो आपको समझनी है, वो मैं आपको मॉडल से ही समझा देती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पेज नंबर है 137 पे मैं निकाल लेती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देनी थी तो मैंने आपको यही बेटर समझा कि कॉपी में भी, क्योंकि फिर आपको आपके लिए लिखना ही है मेरे को, तो यहाँ पे मैं आपका अच्छी तरीके से कम समय में समझा दूँगी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, फ्लेमिंग का सबसे पहले आपके लिए जो प्रश्न था, देखिए दाएं और बाएं दोनों ही हाथ के आपसे नियम पूछे हैं। देखिए पहले बाएं हाथ का नियम पूछा है, फिर आपका जो है दक्षिणा हस्त अर्थात दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, दोनों ही पूछे। तो ये ऊपर नीचे एक साथ ही हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले है, देखिए किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की, देखिए जब कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो जो चालक रखा है आपका, ठीक है, जिसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है, उसे हम चालक बोलते हैं। तो ये चालक तार है, ठीक है। तो इसे हमें अपने दाएं हाथ में, ठीक है, दाएं हाथ में आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार पकड़ते हैं बच्चों कि ये जो हमारी उंगलियां ना ये राउंड शेप में हो इस प्रकार, ठीक है, और ये हमारा अंगूठा ऐसे हो इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार हम जो है तार को पकड़ें, ठीक है। तो जो हमारा अंगूठा होगा बच्चों वो धारा की दिशा को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो करंट है आपका वो किस दिशा में फ़्लो हो रहा है, तो ये लंबवत फ़्लो होगा, किससे, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र देखें यहाँ पे आपका प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो उंगलियां हैं बच्चों ये क्या दिखा रही हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो आपका ये अंगूठा है लंबवत, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल को क्रिएट कर रहा है वो आपके इलेक्ट्रिकल करंट की दिशा को बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा को मेरे प्यारे बच्चों बता रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निर्देशित कर रहा है, बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अपने शब्दों का उचित उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो निर्देशित करे तो चालक को पकड़ने वाली उंगलियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। आई जस्ट होप आपको स्टूडेंट समझ में आया है। तो ये जो दक्षिणा मतलब दाएं हाथ का जो नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों ये धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। नंबर सेकंड ये आपका बाएं हाथ का नियम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा, ठीक है। कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमारा धारावाही चालक रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो चालक हमारे रखा है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में। तो उस पर जो बल आरोपित हो रहा है, उस पर जो बल लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी दिशा को निकालने के लिए फ्लेमिंग के हम बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। अब ये किस प्रकार होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस प्रकार होता है। आई जस्ट होप आप देख पा रहे हैं, तीनों उंगलियां अपनी, ये मिडिल फिंगर, ठीक है, और ये आपकी ये फर्स्ट फिंगर, एंड देन आपका ये थंब, ठीक है, तीनों जो है लंबवत दिशा में होने चाहिए, एक दूसरे के मतलब लंबवत होने चाहिए। कहने का मतलब ये उंगली इस पर लंब है, ठीक है, और इस उंगली पर ये हमारा थंब जो है, ठीक है, ये लंबवत है, ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर अगर ऐसी कंडीशन रखने पर ये जो आपका अंगूठा है, ठीक है, ये आपके जो मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका धारावाही चालक रखा है उस पर लगने वाले बल को प्रेजेंट कर रहा है, एफ को, ठीक है। बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ठीक है। तो एफ की दिशा को ये बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और ये जो फिंगर है आपकी विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से अपने हैंड पे मतलब एक्सपेरिमेंट करके, ये क्या बता रहा है बच्चों, आपके जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक है, ठीक है, उस पर लगने वाले बल को, बल की दिशा को ये बता रहा है। बल जो है लंबवत दिशा में लग रहा है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, फर्स्ट फिंगर आपकी, ठीक है, एंड देन आपकी ये जो मिडिल फिंगर है ये आपकी बता रही है किसकी दिशा को, फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को। सो आई जस्ट होप, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल। ध्यान रखना बाएं हाथ का नियम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है, मतलब चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम दाएं हाथ के जो नियम है उसको क्यों प्रयोग में करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेरी बस यही इच्छा है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें, जिससे आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो मेरे प्यारे बच्चों, और अपने आप पेरेंट्स का प्राउड बन सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल तो मैं आपको सॉल्व ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि इजीली ये बच्चों के समझ में आते नहीं हैं जल्दी से, ठीक है, और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं न्यूमेरिकल्स में आती है। तो मेरे प्यारे बाबू, तो देखिए क्या क्या चीज़ आपको दी हुई है। 2 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, आर से, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो प्रतिरोध है उसको हम दिखाते किस सिंबल से, इसका सिंबल क्या है, इसका प्रतीक क्या था। तो बच्चों प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका आर, ठीक है। ये आपका 2 ओम है, ओम क्या चीज़ है, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, कॉमा लगाइए। प्रति सेकंड यानी कि आपका जो समय है, समय को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से, वो दी है आपकी, प्रति का मतलब 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में, ठीक है। क्या होता है, 100 जूल ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा आपकी बन रही है 100 जूल की, ठीक है। तो हीट जो आपकी क्रिएट हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, हीट को हम दिखाते हैं एच से, किस चीज़ से बच्चों, एच से, ठीक है, 100 जूल, ठीक है। जूल का आई मीन टू से दैट ऊष्मा का, ऊर्जा का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, जूल होता है, ठीक है। और 1 कैलोरी में मेरे प्यारे बच्चों, 1 कैलोरी में मैं आपको बताऊंगी छोटा सा रिलेशन, वो होते हैं आपके 4.2 जूल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है 4.2 जूल। अगर बाई चांस आपको मतलब जो है बदलने को आ जाए, या फिर वो आंसर आपका कैलोरी में मांगने लगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। तो चलते हैं आगे की तरफ। फिर क्या है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बाबू एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है, VIT, क्योंकि यहाँ पे आपके विभवांतर की बात तो हो नहीं रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और ये बच्चों आपका जूल में होता है, किस में होता है, आपका फॉर्मूला जूल में। अगर बाई चांस आपको कैलोरी में चाहिए तो आप 4.2 का इसमें डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब H बराबर, अब V का फॉर्मूला होता है IR, तो IR जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगी, ठीक है, तो आपका ये कुछ फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा, I स्क्वायर, ठीक है, I स्क्वायर RT, ठीक है। I की वैल्यू कितनी आपको निकालनी है, H कितना है आपका 100 जूल, ठीक है। I की वैल्यू यू हैव टू फाइंड, R की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 2, ठीक है, T की वैल्यू कितनी है 1। तो मेरे प्यारे बाबू ये आपका 100, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में जाके डिवीज़न में,
ठीक है, 1 का तो इसमें मल्टीप्लाई हो ही गया, और आई स्क्वायर, ठीक है, 2 से कट गया ये बच्चों 150 टाइम्स, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 50, और आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 50 के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। जब स्क्वायर जाएगा आपका, तो ये मेरे प्यारे बाबू ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब इसको आप बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिए, 2 से कटेगा 25 टाइम्स, 5 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 1 टाइम, तो ये पेयर में आ गया, तो पेयर आपका बाहर निकल जाएगा जंप मार के, ठीक है। और ये आपका जो अनपेयर्ड वैल्यू है ये आपकी स्क्वायर रूट में ही रह जाएगी। आई का मात्रक बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट में आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके लॉन्ग चल चुके हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी, ठीक है। लॉन्ग तो आपके चल चुके थे, तीनों जो हैं बच्चों आपके लॉन्ग ही थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये 2 मार्क्स में ये डिवाइड करके आपसे पूछे गए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो आरोपित बल होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मैं आपको समझाती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको मॉडल से ही दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपका धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, और बल की दिशा भी कैसे ज्ञात की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, ये कुछ हमने पैरेलल लाइंस ली, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ठीक है, पूरा ये हमारा कोई धारावाही चालक है, ठीक है। इस पर ये बल जो है ये आपका लंबवत इस पर आरोपित हो रहा है, ठीक है। इस चालक तार की लंबाई जो है मेरे प्यारे बच्चों एल है। चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, ठीक है, उनके बीच बनने वाला कोण ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे आई जो धारा है वो फ्लो हो रही है, करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे आपको बना के लिखना है ये अपनी तरफ से, देखिए इस हम डायग्राम को देखेंगे और इसी को बिल्कुल हमें एक्सप्लेनेशन दे देनी है, ठीक है। कि माना कोई ये एल लंबाई वाला एक चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लंबवत दिशा में इस पर किस पर चालक तार पर बल आरोपित हो रहा है। इन चीज़ों को ही आपको अपने शब्दों में लिखना, ना कि आप मॉडल की या किसी बुक की बिल्कुल 2 कॉपी लिखें, शब्द से शब्द मिला के लिखें, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चीज़ों को समझें और उनको अपने शब्दों में व्यक्त करें, बिल्कुल इजी से इजी वे में, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, गारंटेड है, गारंटी देती हूँ मैं आपको इस बात की, ठीक है। तो देखिए फिर क्या है, चालक पर लगने वाला बल जो है आपका एफ, कैसे कैसे आप इन बातों पे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसके अनुक्रमानुपाती होता है और किसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो क्षण में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन, उस पर लगने वाला बल को हम एफ से दिखाते हैं, मैंने आपको बताया ये अनुक्रमानुपाती का नियतांक है, और ये क्या है आपकी धारा आई, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, धारा बढ़ेगी तो आपका बल भी बढ़ेगा। अब देखिए नंबर 2, ये वो कारक चल रहे हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, ठीक है, प्रबलता क्या आपकी बी के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है ये बल जो है, ठीक है। अगर आपका बी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम बाई चांस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो आपका एफ बी जो है उस पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा। चालक छड़ की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम छड़ की जो लंबाई है कितना भी लंबा कर दें, छड़ को कितनी भी लंबी ले लें, कितनी भी, ठीक है, तो एफ जो है उसका मान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ठीक है। चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनेगा ना बाबू, ये कोण जो थीटा बन रहा है, ठीक है, इसकी जया के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और बल की दिशा मैंने आपको सिखाई है कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, इस प्रकार ये लंबवत लगेगा, ठीक है। किससे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ये उंगली जो है आपकी मिडिल फिंगर ये रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। और ये जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, सॉरी चुंबकीय बल को, ठीक है, मतलब जो चालक तार पर बल लगेगा ना उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी है मेरे प्यारे बच्चों 3 मार्क्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था रेखा आपको बनानी है। इसको आप इटसेल्फ कर सकते हैं। एक सर्किट लीजिएगा, ठीक है, उसमें प्रतिरोध रिप्रेजेंट करना, वोल्टेज रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो वही आपका एक सर्किट अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, इसको आप खुद कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, एंड हम केमिस्ट्री का अपने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।